प्राइवेसी तो अब शुरू हुई है, बहुत बहुत बाद में प्राइवेसी शुरू हुई है। पहले तो सारा घर सबका था और सब घर के थे। अब क्षमा करना, अब घर किसी का नहीं बचा, सबने कमरे बांट लिए। बनने से पहले डिजाइन में तय हो जाता है भाई अब तो, कि ये वाला दादाजी का कमरा रहेगा, ये वाला बेटे का कमरा रहेगा, ये वाला हमारा कमरा रहेगा। अब तो घर बनने से पहले ही घर बंट जाता। हम इतने प्राइवेसी, पहले एक टेलीफोन सबका होता था, पहले एक रेडियो सबका होता था, पहले एक अखबार सबका होता था, लेकिन ये जब से आ गया तब से सब अलग अलग हो गया। अब तो बेडरूम में मिनी किचन तक अलग अलग हो गए भाई। मैं घर में, मुझे दिखाने लगे पंडित जी बंगला बना देख लीजिए। मैं गया, मैं चलो दर्शन करते। उन्होंने बताया कि हमने रसोई भी बना ली छोटी छोटी, रात को 12-1 बजे कभी पानी गर्म करना हो, चाय बनाना हो तो। मैंने कहा 10 सीढ़ी उतरने में कितना लगता है? 10 सीढ़ी तो है और आपने तो लिफ्ट भी लगा रखी है। बोले अब कौन उतरे, रात को यहीं कुछ कर लेते हैं, चाय वाय बनाना हो। हमने कहा धीरे धीरे सब शुरू होगा, फिर इसमें अपना बनाना भी शुरू होगा, चाहे जो घर से परहेज करते वो खाना भी शुरू होगा। ये दुष्प्रभाव आपको नहीं मालूम है। इतनी प्राइवेसी, फिर घर कहां बचा? सामूहिक जीवन जीजिए भाई। घर में जितनी सामूहिक चीजें होगी उतना आनंद आएगा। लेकिन हम इतने इतने प्राइवेसी के, निजी सुख के इतने पक्षधर हो गए हैं कि दुर्भाग्य हमने अपने घरों की हत्या कर दी। अब घर नहीं बचा है किसी के पास, सबके पास कमरे बचे। सबके बेडरूम में टीवी हो गई तो अब साथ में बैठकर टीवी कौन देखता है? सबके मोबाइल हो गए, अब साथ में बैठ किसका किसको फोन आ रहा है किसको पता। मुझे क्षमा करना अगर ब्राह्मण का बेटा मर्यादा से बाहर जा रहा हो तो। एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया, बोले पंडित जी अपने बच्चे का स्टडी रूम है। मैंने कहा बेटा कौन सी में पढ़ता? बोले 3rd में है अभी। मैंने कहा उम्र कितनी है? बोले 7 साल। मैंने कहा 7 साल के बच्चे को अलग स्टडी रूम नहीं चाहिए। क्षमा करना, आपको बच्चा अपने कमरे में नहीं चाहिए, इसलिए उसने आपको कमरा अलग बना दिया है। बच्चे को प्राइवेसी नहीं चाहिए, 7 साल के बच्चे को। तुम्हें बच्चे से प्राइवेसी चाहिए यार। उसने थोड़ी मांगा था कि मेरा स्टडी रूम अलग दो। हमने कैसे सुविधाओं के नाम पर कलेजे के टुकड़ों को दूर कर दिया है। अभी बाद में कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा झांकने नहीं आता हमारे पास। मैं कॉन्वेंट के कल्चरल प्रोग्राम में गया, कहीं कथा कर रहा था तो मैं कॉन्वेंट स्कूल्स में जाता नहीं हूं। जो ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जाते हैं वो तो धर्मांतरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्टडी के तौर पर चले जाते हैं देखने समझने के लिए। तो उस कार्यक्रम में मुझे अध्यक्ष बना दिया कि आप शिक्षा से जुड़े हुए भागवताचार्य हैं। तो अब 3 घंटे तक मैं वहां बैठा और कल्चरल प्रोग्राम के पर केवल फिल्मी गानों पर डांस हुए और कुछ नहीं हुआ भाई। धूम मचा दे से शुरू हुआ उनका कल्चरल प्रोग्राम और आंखों से गोली मारे पे जाके खत्म हो गया। अब मैं 3 घंटे यूं ही बैठा रहा। अब भगवे कपड़े पहन के गया तो और शर्म आ रही थी। अब जैसे तैसे कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं उठ के जाने लगा तो प्रिंसिपल मैडम आई, बोले पंडित जी एक रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा बहन जी बोलिए। बोले वो जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए हैं उनको प्राइज भी आपके हाथ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अच्छा था। मैंने कहा मैडम ये पाप भी करवाई लो, अब 3 घंटे तो करवाई लिया आपने। और जो बच्चा मुझसे प्राइज लेने आया उसको मैंने प्राइज दिया और पूछा कि बेटा तुमने कौन से गाने पे डांस किया था? तो इतना एक्सपर्ट। बोले पंडित जी आप बैठे थे फिर क्या देख रहे थे यहाँ चीफ गेस्ट बन के, जब आपको यही नहीं मालूम कि मैं कौन से गाने पे किया? तो फिर काई आ गए चीफ गेस्ट? वो इतना बुद्धिमान बच्चा। तो मैंने कहा बेटा देख तो रहा था, लेकिन ये कुर्ते के कारण गर्दन नीची थी मेरी। जींस पहन के आता तो मैं देख लेता कि तूने कौन सा गाना किया था, पर अब गर्दन नीची थी। बता। बोले वो मैंने किया कि झलक दिखला जा वाले पे। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा आए? बोले आए। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं।
वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हो सकता है मेरे मम्मी पापा को ये बधाई देंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है। और जैसे मैं स्टेज से नीचे उतरा, वो मम्मी पापा को लेकर आया कि बोले पंडित जी मिलना चाहते हैं, चीफ गेस्ट आपको। उन्होंने नमस्कार किया, मैंने किया। बोले पंडित जी आप बुलाया था? मैंने कहा जी। आदेश करे। मैंने कहा ये गाना बच्चे ने जो झलक दिखलाए पे डांस किया, ये किसने सिखाया जी? आपने? बोले हमने नहीं, इसकी स्कूल की मैम ने सिखाया। तो मैंने कहा मेरी प्रार्थना है कि इसकी मैम से आप भी सीख लो ये गाना। बोले पंडित जी हम क्यों सीख ले, हमें डंग। मैंने कहा ना सीख लो, अभी नहीं 40 साल बाद काम आएगा। बोले 40 साल बाद क्यों काम आएगा? मैंने कहा जब आप भाई साहब 85 ईयर्स के हो जाओगे और भाभी जी 82 ईयर्स की हो जाएगी, और इस बच्चे से सवेरे कहना 8 बजे कि बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो ये रात को 8 बजे तक नहीं आएगा। ऐसे गानों पे डांस सिखा रहे हो तो। और जब रात को 8 बजे तक ये नहीं आए तो दोनों पति पत्नी कटोरी और चम्मच लेके संवेद स्वर में गाना कि बेटा पानी पिलाने ना आए तो मत आ, पर झलक तो दिखला जा, झलक तो दिखला जा। पर ये झलक दिखलाने, ये नहीं आएगा झलक दिखलाने भाई। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। जो हम पीढ़ियों को सौंपेंगे वही पीढ़ियां हमें। दूर मत कीजिए शिक्षा के नाम पर इस पीढ़ी को अपने से। बच्चों से घबराकर हॉस्टल भेज दिया, महंगे हॉस्टल में भेज दिया। कल को बेटा भी कहेगा पापा आपने हॉस्टल का पेमेंट कर दिया था, मैं उससे अच्छे वृद्धाश्रम का पेमेंट कर दूंगा आपको, वृद्धाश्रम चले जाइए। हमने हॉस्टल भेज दिया, वो हमें वृद्धाश्रम में भेज देगा। दिक्कत क्या है यार? कलेजे को, टुकड़ों को कलेजे से लगाओगे तो बुढ़ापे में वो आपको कलेजे से लगाएंगे। ये कोई संपोषण की विधियां हैं भारत में। पालन का पूरा शास्त्र है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। यूं ही देश में भागवत में यशोदा मां अपने कृष्ण को 8 समय भोजन नहीं कराती है, 8 बार भोजन कराती है अपने लाल को। 4 प्रहर दिन में, 4 बार रात्रि में जाकर भोजन कराती है। ये अष्ट प्रहर की विधि है। और 7 दिन भगवान ने नहीं किया था 8 समय भोजन। जब पर्वत उठाया तो 8 सत्तु 56, वही 56 भोग बने थे। ये कुछ विधियां हैं संतान के पालन पोषण की। इसलिए परिवार में सबका, सब परिवार के, और परिवार सबका होना चाहिए। प्राइवेसी के नाम पर घर के टुकड़े मत कीजिए ज्यादा।